नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम शाबाश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, शाबाश उत्तराखंड में आज हम आपकी मुलाकात पहाड़ की एक ऐसी बेटी से कराने जा रहे हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की परंपराओं को संजोने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछौड़ा वुमन नाम से मशहूर पहाड़ की बेटी श्रीमती मंजू टम्टा जी का। दरअसल मंजू टम्टा जी ना सिर्फ पिछौड़े को नया आयाम दे रही हैं, बल्कि इसे राज्य के भीतर और देश के विभिन्न कोनों तक भी लोगों को पहुंचा रही हैं पिछौड़ा। तो आइए जानते हैं क्या है पिछौड़े के पीछे जो तमाम सफर रहा है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उन्हीं की जुबानी। तो स्वागत करते हैं श्रीमती मंजू टम्टा जी का। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबको नमस्कार। तो मंजू जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पिछौड़ा क्या होता है और आम किसी दुपट्टे से कितना अलग ये पिछौड़ा होता है और क्यों इसको कुमाऊं की परंपरा में इतना शामिल बताया जाता है? पिछौड़ा जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है, ये रंगवाली पिछौड़ा इसको बोला जाता है। रंगवाली पिछौड़ा और दौड़ पिछौड़ा भी कहते हैं, कुसुमी पिछौड़ा कहा जाता है इसे। और ये हमारे कुमाऊं के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हर शादी में इसको पहना जाता है। और इसका खास महत्व इसलिए है क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ हमारे प्रतिष्ठा का, हमारे सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य देने वाला इसको माना जाता है। और शादी में जब लड़की विदा होती है उससे पहले माँ अपनी बेटी को पिछौड़ा जो है पहनाती है। और जैसे कि हम देखते हैं, हम बचपन से अपने घर में देखते आ रहे हैं कि पिछौड़े की परंपरा शुरू से उत्तराखंड में हमारे रही है, स्पेशली कुमाऊं क्षेत्र की जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो इसका खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो काम होता है, जो इसमें मोटिव्स होते हैं, आप देखेंगे जो मैंने पहना हुआ है पिछौड़ा, इसमें सबसे पहले इसमें इसको सफ़ेद रंग का एक कपड़ा होता है, मलमल का और सूती कपड़ा पहले उससे बनाया जाता था। उसको पीले रंग में रंगने के बाद थोड़ा हल्का जब वो सूख जाता था, उसके बाद चवन्नी जैसे होता है ये सिक्का, उसको कपड़े में पोटली बना के और उसको फिर पूरे डॉट से उसको पूरा रंगा जाता था और उसके आसपास एक स्वास्तिक बनता था। अभी भी बनाया जाता है। अभी भी जो पारंपरिक पिछौड़े जो हैं, जो लोग बनाते हैं, वो घर में इसी तरह से बनाते हैं और हर शादी ब्याह में जो है इसको बनाने की परंपरा भी है। और जो अब धीरे धीरे थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट अब में अवेलेबल है, तो लोग घरों में बनाने की बजाय मार्केट से लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो मंजू जी, आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे, आपका जन्म कहाँ का है, शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ पर हुई और क्या मतलब जब बड़ी हो रही थी तो आपने सोचा था कभी कि पहाड़ की संस्कृति को आप इस तरह से बढ़ाएंगी और व्यवसाय में आएंगी, व्यवसाय के क्षेत्र में आएंगी? तो किस तरह की शुरुआत आपके जीवन की रही? मेरी पैदाइश तो दिल्ली की है और दिल्ली में मेरी पढ़ाई भी, एजुकेशन भी मेरी दिल्ली से ही हुई है। मैंने दिल्ली के लेडी स्कूल से मेरी स्कूलिंग है, लेडी श्रीराम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने जॉब किया है 8 साल तक। तो शुरू में तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि मैं पिछौड़े पे काम करूँगी, बट क्योंकि हमारा पहाड़ से शुरू से आना जाना रहा। जब हम छोटे थे, बचपन से ही हम लोग पहाड़ आते रहे, हमारा गर्मी की छुट्टियां हमारी पहाड़ में बीतती थी। तो कहीं ना कहीं संस्कृति हमने बहुत क्लोजली हमने देखी थी। पहाड़ की संस्कृति से हमारा जुड़ाव शुरू से रहा, बहुत गहरा जुड़ाव रहा। और हमने हर फेस्टिवल को भी हमने, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हुए भी हमारा जो रहन सहन है वो बिल्कुल ठेठ पहाड़ी कुमाऊनी स्टाइल में हमारी परवरिश हुई है। तो एजुकेशन बेशक हमारे पेरेंट्स ने हमको हाई लेवल की दी, लेकिन हमारी संस्कृति से जुड़ाव उन्होंने हमेशा हमें जो है उसके साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की और कहीं ना कहीं वो कामयाबी हुए, क्योंकि हमारे अंदर एक पहाड़ीपन कभी गया नहीं। और पहाड़ कहते हैं जड़ें बुलाती हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर शुरू से था। और हम जब इस पे अपनी एजुकेशन के दौरान भी और बाकी बच्चों से थोड़ा अलग लिखते थे, क्योंकि हम लोग पहाड़ी परवरिश हमारी जिस तरह से हुई, क्योंकि हर फेस्टिवल जो है हमारे जितने भी, चाहे हमें हमारे घुघुतिया त्यौहार कहें, हमारा हरेला कहें, हमारे घर में शुरू से मनाया गया। और हमारी दिल्ली में भी हमारी जो कम्युनिटी है पहाड़ की, एक छोटा सा आप कह सकते हैं पहाड़ दिल्ली में बसता है, तो जुड़ाव हमारा शुरू से रहा। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि दिल्ली में वर्क कल्चर ऐसा है कि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ जॉब का रहता है कि आपने जॉब करनी है। तो मेरे साथ भी वही हुआ जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। तो उस वक्त ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि मैं कुछ इस तरह का काम करूँगी, बट कहीं ना कहीं कहते हैं जुड़ाव था, तो शायद वो आगे डेस्टिनी में था
कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि जड़ें बुलाती हैं, तो कब हाँ ऐसा जी। महसूस हुआ कि और पिछौड़ा ही क्यों आपने चुना? तो क्या इसके पीछे कहानी है मंजू जी कि आपने पिछौड़ा ही चुना और सोचा कि इस क्षेत्र में ही अब आगे काम करना है, इसी को ही बनाना है? इसके लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी जी। जिसे आप कहेंगे। तो हुआ क्या कि क्योंकि मेरी परवरिश जैसे मैंने बताया दिल्ली में हुई, और हमारा लेकिन रहन सहन पहाड़ी हम शुरू से रहा। मेरे जहाँ शादी हुई, मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी पहाड़ी हैं, गंगोली घाट से बिलोंग करते हैं हम लोग, चहज गांव है हमारा। लेकिन उनकी परवरिश पंजाब में हुई। तो पंजाब में पूरी तरह से रचे बसे होने के कारण शादी के वक्त जो है मैं पिछौड़ा पहनने की बजाय मैंने चुन्नी पहनी थी, क्योंकि जैसे होता है ना, हम शादी में चुन्नी पंजाब में चढ़ाई जाती है, तो वो चुन्नी मैंने पहनी थी। तो कहीं ना कहीं मन में एक ख्वाहिश थी कि मैं पिछौड़ा पहनती, बट पहना नहीं, और वो दिमाग में था कि मैं पिछौड़ा पहनती तो और अच्छा लगता। तो ये ख्वाहिश जो है मेरी पूरी होने जा रही थी जब मेरे भाई की, छोटा भाई मेरा है, उसकी 2015 में शादी तय हुई। तो तब हमें लगा कि पिछौड़ा पहनने का सुनहरा मौका हमारे हाथ लग जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, मेरी मासी हैं जो चंपावत में रहती हैं, तो उनको हमने उनसे 3 पिछौड़े लेटेस्ट डिज़ाइन के मंगवाए। और जब वो पिछौड़े मासी लेके आई तो कहीं ना कहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछौड़ा अब तो बहुत ट्रेंडी अच्छा हो गया होगा, तो वो उसमें मिसिंग लगा। तो पहना, क्योंकि रस्म थी तो हमने पहना, लेकिन उसी वक्त फिर मुझे लगा कि इस पे पारंपरिक परिधान होते हुए इसको जो मुकाम हासिल होना चाहिए वो शायद मिसिंग है, और इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पिछौड़े पे ही काम करूँगी, क्योंकि ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये हमारा जब पिछौड़ा हम पहनते हैं तो एक बहुत पॉजिटिविटी भी आती है, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, और जो दूसरा आपको देखते हैं सामने वाले, उनके अंदर पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं भरता है, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेंट इसके कलर्स हैं, बहुत चटक लाल रंग आप देखते हैं इसमें, और इसमें पीला रंग जो है, तो वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर रहा होता है। तो तब मुझे लगा कि मुझे इस पे शायद कुछ करने की ज़रूरत है, और कोई ना कोई तो शुरू करे इस चीज़ को, कि इसको और इतना खूबसूरत बनाए कि जिस तरह से हम लोगों को पहनने में इसको इतना खुशी नहीं मिली। मतलब ये था कि हम पहनना चाहते थे, लेकिन पहनने का वो ऑप्शंस हमको अवेलेबल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हम ऑप्शंस देंगे तो हमारी तरह और भी लोग होंगे जो शायद इसको पहनना चाहते हैं और पहनेंगे, अगर हम उनको उस तरह का बना के देंगे। बिल्कुल मंजू जी, तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की आपने शुरुआत करी, पर अब जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपने ये सोच लिया कि अब पिछौड़ा के क्षेत्र में ही काम करना है, इसको एक नया लुक देना है, एक नई तरह की पहचान देनी है, तो किस तरह से फिर आपने अपना ये स्टार्टअप शुरू करा? स्टार्टअप में बेसिकली मैं जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो उस वक्त मुझे पता था मुझे पिछौड़ा बनाना है, बट मार्केट में इसका क्या अवेलेबिलिटी है, क्या है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा एक्सपोजर के लिए मैं बाहर निकली, और मुझे पूरा 1 साल लगा इसको रिसर्च करने में कि कहाँ ये बनता है और क्या मार्केट में अवेलेबल डिज़ाइंस हैं। तो जब इसके मैन्युफैक्चरर्स से मैं मिली और मैंने देखा कि क्या उनके पास डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, तो डिज़ाइंस मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ही पारंपरिक पुराने डिज़ाइंस थे, जो कि आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट नहीं कर पाती। क्योंकि जब मुझे खुद मैं वो बनाना चाहती थी जो मैं खुद भी पहनूं, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ पहन रही हूँ और मैं पसंद कर रही हूँ तो ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे को भी टच करेगा। तो इसी के लिए फिर हमने टीम का गठन करना शुरू किया, और सबसे पहले तो ये था कि स्किलफुल हमें लोग चाहिए थे जो इसको आगे बनाते, और साथ में हमारे से लाइक माइंडेड लोगों की ज़रूरत थी जो कि परंपरा से जुड़े रहने के साथ साथ स्टाइलिश चीज़ें हम लोग जो है डिज़ाइनर चीज़ें बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था तो उस पर तो काम करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में है, जिसको लेना है वो मार्केट से ले सकता है। बट जिनको स्पेशल कुछ चीज़ चाहिए, एक स्पेशल फील चाहिए, और जो थोड़ा उसको ट्रेंडी लुक में चाहते हैं और साथ में पारंपरिक होते हुए भी वो खूबसूरत लगे, तो उस पर काम करने के लिए फिर हमने टीम का गठन किया अपना, और हमने 7 लोगों से शुरुआत की अपनी टीम की, और उसमें हमारे कारीगरों को पहले हमने ढूंढा, और साथ में हमने जिस तरह का हमें वर्क इस पे चाहिए था तो उसका मार्केट कहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि जैसे हमने इसमें कुंदनकारी वर्क किया, हमने जरी बॉर्डर लगाए, इसमें गोटापट्टी वर्क हम लोग करते हैं, और इसमें मोती का काम होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये कहाँ पर और ये सारी चीज़ें अवेलेबल कहाँ होंगी, तो उसको मार्केट ढूंढने में और उसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए तो फिर पूरा 1 साल का समय मुझे इसमें चिंतन मनन में ही लगा, और तब जाके फिर हमने इसको कंपनी को रजिस्टर करवाया अपनी, और उसके थ्रू फिर अब हम लोग जो है अपनी टीम के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
तो मंजू जी, किस तरह के उतार चढ़ाव आपको इस दौरान देखने को मिले, क्योंकि बहुत आसान ये काम नहीं होता शुरुआत में, तो चाहे फैब्रिक की बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, टेलरिंग की बात करें, तो किस तरह के उतार चढ़ाव आपको इस दौरान देखने को मिले? हाँ देखिए, आसान तो कोई भी काम हम स्टार्ट करते तो आसान नहीं होता, और स्पेशली जब आप कोई ऐसा काम का बीड़ा उठाते हैं कि जिसमें आपको आगे गाइड करने वाला कोई नहीं होता। जैसे कि मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने इसके डिज़ाइन ढूंढने शुरू किए तो वही पुराने पारंपरिक डिज़ाइन थे जो कि ज़्यादा अपीलिंग मुझे नहीं लगे। मतलब बाकी मैं औरों का नहीं कह सकती, बट मुझे ये था कि इसमें जो मुझे मिसिंग लग रहा था, अब मुझे ये तो पता था कि मुझे पिछौड़ा बनाना है, बट कैसा पिछौड़ा बनाना है वो सिर्फ मेरे माइंड में एक विजुअल था कि इस तरह का मैं चाहती हूँ, लेकिन उसमें काम करने वाले कारीगरों से लेके उनको ढूंढना सबसे मुश्किल काम वो था कि जो मुझे चाहिए उस तरह के कारीगर मुझे कहाँ मिलेंगे, और जो मुझे फैब्रिक चाहिए, क्योंकि इसमें अभी जो बन रहे थे पहले पिछौड़े, सबसे पहले तो कॉटन के पिछौड़े बनते थे और कैंडी में बनता है ये, और तो हमने इस पर फिर सिल्क फैब्रिक पे भी काम किया कि अगर हम इसको सिल्क में बनाएंगे तो उसका लुक कैसे आएगा। और जॉर्जेट में तो अभी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल भी हैं, और हम लोग ज़्यादातर हमारे जो पिछौड़े हैं वो जॉर्जेट में बनाते हैं, क्योंकि जॉर्जेट एक एवरग्रीन फैब्रिक है और उसमें खिल के बहुत आता है इसका रंग जब हम बनाते हैं। जैसे हमने इसको नेट में ट्राई किया था, बट उसमें इसका स्कोप मतलब हमें कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि जो रंग है वो खिलते ही नहीं है, उसमें बनता नहीं पिछौड़ा ठीक से ना। तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा फैब्रिक के साथ जो हमने काम किया, तो हमने सिल्क में इसमें अपना एक नया डिज़ाइन निकाला जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। शुरू में हमने जब पिछौड़े बनाने शुरू किए थे तो मैंने 30 पिछौड़े से शुरू किया था अपना, 30 पिछौड़े लिए हमने और उनको 30 अलग अलग डिज़ाइन में डिज़ाइन किया। तो शुरुआत में तो रिस्पांस शुरू से ही हमें इसका काफ़ी अच्छा मिला, क्योंकि जब हमने बनाए तो पिछौड़े इस तरह से थे कि डिज़ाइनिंग उसकी हमारे अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली, तो उनको दिखाए तो उनको काफ़ी पसंद आया कि बहुत अच्छा सा अलग सा काम करा है अपने इसमें। तो हमारे पिछौड़े पहले मेरे जो कस्टमर्स थे वो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड और हमारे रिश्तेदार उन्होंने लिए, और उनसे फिर हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हम अच्छा कुछ बनाते हैं तो लोग उसको लेने के लिए आगे जो है आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। तो तब लगा कि हाँ, सही दिशा में अगर काम किया जाए तो हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, और तब हमने फिर अपनी जो है पहाड़ी कार्ड का जो हमने गठन उसकी बात किया टीम का। तो मंजू जी, जब धीरे धीरे आपने काम बढ़ाया और आपने बताया कि शुरुआत आपने 30 पिछौड़ों से करी और वो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ने लिए, तो किस तरह से फिर आगे आपने अपना काम बढ़ाया और किस तरह की डिमांड शुरुआत में आपको आपके जो पिछौड़े हैं उनको किस तरह की डिमांड मार्केट में मिली? जब शुरुआत में हमने बनाए तो पहले तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारे फ्रेंड्स के थ्रू ही हमें हुई। तो जैसे किसी की शादी फैमिली में है तो उन्होंने बाहर से पिछौड़े मंगवाने की बजाय हमसे ऑर्डर बुक किए। और दूसरा हमने एक चीज़ इसमें नोटिस की कि लोगों के पास इसकी रीच ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जो इनको पिछौड़े चाहिए होते हैं वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू ही मंगवाते हैं। जैसे कि हमारे केस में भी हमने जब अपने भाई की शादी में मंगवाए तो अपनी मासी को बोला, जो कि चंपावत रहती थी। तो ऐसे जो रिश्तेदार लोगों के बाहर रहते हैं तो उनके थ्रू वो पिछौड़े मंगवाते थे। तो मार्केट में अवेलेबल इतना ईजिली नहीं था ये, तो उसके लिए हमने फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमें एक माध्यम लगा जिसके थ्रू हम जो है पिछौड़े अपने सबको पहुंचा सकते हैं और सबको इजीली अवेलेबल होंगे। वो डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरह के डिज़ाइन है और उसके बाद वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें क्या लेना उसमें से। तो बिल्कुल किस तरह की डिमांड अब राज्य के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से भी क्या आपके पास डिमांड आ रही है और किस तरह से लोगों का एप्रिसिएशन या रिस्पांस आपको मिलता है? हाँ, डिमांड हमें काफ़ी आ रही है, क्योंकि राज्य के बाहर के लोग भी जो हैं वो हम अपने जो हमारे उत्तराखंड के हैं स्पेशली जो बाहर हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं, तो जब उनको पता चला कि ऑनलाइन अवेलेबल है पिछौड़े तो उन्होंने इसको हाथों हाथ पे लिया। और क्योंकि अब वो डिज़ाइन भी देख सकते थे तो उनके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो काफ़ी डिमांड हमें काफ़ी रिस्पांस में काफ़ी अच्छा मिला और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, क्योंकि जिसने भी पिछौड़े देखे तो उनको हमारी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई कि आपने बहुत यूनिक सा काम किया है। और हमने इसको एक प्राइज पोजीशन बनाने की कोशिश की, इसको खाली एक दुपट्टा और या ओढ़ी नहीं, और इसको हमने ऐसा कोशिश की है कि इसको हर कोई जो भी देखे उससे अपने आप को रिलेट कर पाए और पहनने में उससे फ़ख्र महसूस हो, गर्व महसूस हो कि हमने जो लिया है ये हम इसको अपने ख़ास ओकेजन पे पहने।
और इसको इसी तरह से हमने जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। अभी तक जो भी है हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस लोगों का मिला है। जब भी लोग लेते हैं उसके बाद वो हमें स्पेशली मैसेज करते हैं, बताते हैं कि ये आपके डिज़ाइन बेहद खूबसूरत हैं और मतलब आपका डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत हमें पसंद आता है, आप बहुत यूनिक डिज़ाइन बनाते हैं। तो अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है और उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि वही हमारी ताकत भी है कि हम जो काम कर रहे हैं शायद सही दिशा में जा रहा है और लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। बिल्कुल। मंजू जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि जब आप लोग अपने रिश्तेदारों से पिछौड़ा मंगाते थे शुरुआत में, तो कहीं ना कहीं आपको वो बात नहीं महसूस होती थी उसमें, तो क्या वजह आप मानती हैं कि चाहे कुमाऊं को छोड़कर राज्य के दूसरे क्षेत्रों या दूसरे जो शहर हैं बाहर के, क्यों आज के समय में पिछौड़ा वहाँ पर नहीं उपलब्ध होता है, उसका मार्केट वहाँ पर उतना मजबूत नहीं हो पाए, इसीलिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को आना पड़ा? तो इसके पीछे क्या वजह आप मानती हैं? इसके पीछे जो मेन वजह मुझे लगी, क्योंकि जब मैंने अपना मार्केट रिसर्च किया इसके पीछे, मैंने अपना एक्सपोजर के लिए जब मैं बाहर निकली तो मैं इसके मैन्युफैक्चरर से, इसके बनाने वाले जो कारीगर हैं उन सबसे मिली। धीरे धीरे मैंने जैसे बताया, मैंने 1 साल पूरा इसी में लिया कि इसमें क्या मिसिंग है और क्यों ये मार्केट में अवेलेबल क्या ईजिली है। तो पता चला कि ज़्यादा मार्केट इसका है नहीं। जो मुझे मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू पता चला कि बहुत ही बनाने वाले इसके बहुत कम लोग थे, जिन्हें क्योंकि ज़्यादा लोग, उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग इसको सिर्फ शादी ब्याहों में ही हमारा चलता है और वही एक सीज़न टाइम होता है। उसके बाद बाकी टाइम पे वो लोग भी कुछ और बेचते थे, मतलब पिछौड़ा नहीं करते थे और उसके अलावा बाकी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी जिसको वो सेल किया करते थे। तो उन्होंने बताया कि इसका मार्केट कुछ खास नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहीं डिस्करेज भी नहीं किया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी उनकी कि उन्होंने कहा कि अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा आगे जो है इसका होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो इसका कुछ खास स्कोप है नहीं। तो मुझे जहाँ तक इसकी कमी लगी वो यही था कि इसके डिज़ाइन अच्छे नहीं होने के कारण, मतलब जो अवेलेबल डिज़ाइंस थे उनसे लोग ज़्यादा शायद खुश नहीं थे या ज़्यादा उनको पसंद नहीं आ रहे थे। तो सिर्फ एक रस्म अदायगी के तौर पे लोग पिछौड़ा शादी में ख़रीदते थे और उसको पहनते थे और उसके बाद उसको रख दिया जाता था। लेकिन अभी जो है जैसे ट्रेंड चेंज हुआ है थोड़ा सा, अब लोग स्पेशली मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, सोशल मीडिया में वीडियोस बनाने के लिए स्पेशली हमसे पिछौड़े भी ऑर्डर किए और उनको फिर जब उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और जब उनको नए डिज़ाइंस और ये चीज़ें दिखी कि पिछौड़ा जो है एक वो लोग कैरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उसको भी उससे काफ़ी एक बूस्टअप मिला। बिल्कुल। तो पिछौड़ा के साथ साथ मंजू जी और क्या क्या चीज़ें आप अब निर्मित कर रही हैं अपने स्टार्टअप के जरिए, और कहीं ना कहीं वो भी पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की जो परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं वो तमाम उत्पाद? तो क्या क्या ऐसे उत्पाद हैं जो पिछौड़े के साथ साथ आप मार्केट में अब ला रही हैं? पिछौड़े के अलावा जैसे मैंने बताया, पिछौड़ा जब हमने बनाया था तो डिज़ाइनिंग हमने सारी जो उसकी की, उसके बाद हमारे दिमाग में ये था कि इसको हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे यूथ तक कैसे इसको जो है पॉपुलर किया जाए, क्योंकि जो आगे वाली जनरेशन है जब तक वो इससे रिलेट नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी पिछड़ने वाली है। क्योंकि अभी जो हैं, जो बनाने वाले कारीगर भी हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी शायद अगर उनको इसका सही से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो शायद आने वाले समय में वो बनाना बंद भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर भी था कि अगर ये बंद हो गए बनाने तो शायद हमें एक पिछौड़ा ढूंढने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ज़रूरी था कि इसको यंगस्टर्स के साथ इसको जो है जोड़ा जाए। तो उसी के लिए हमने फिर हमने स्टॉल्स स्पेशली निकाले, क्योंकि पिछौड़ा तो शादीशुदा महिलाएं धारण करती हैं और शादी में पहली बार पहना ही शादी में जाता है। और उसके बाद जो भी पारंपरिक हमारे जो भी हमारे शादी ब्याह होते हैं या जो हमारे नामकरण, जनेऊ संस्कार होते हैं या हमारे धार्मिक हमारे जितने फेस्टिवल्स होते हैं उसमें पिछौड़ा पहनने की परंपरा है। लेकिन जो आज का यूथ है वो उसको कैसे पहने, तो उसके लिए हमने जब स्टॉल्स बनाए तो वो हमारे काफ़ी पॉपुलर हुए। और वो स्टॉल्स ऐसे हैं कि आप उनको अपनी टीज़ के रेगुलर टीज़ के साथ, टी शर्ट्स के साथ, आप उसको स्कर्ट्स के साथ भी आप टीम अप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं भारी नहीं है, बहुत लाइट वेटेड है। और उसमें हमने उसको पिछौड़े का सिर्फ फील दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चाहते थे कि पिछौड़े की जो आत्मा है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि जब पिछौड़ा आप बनाते हैं तो पिछौड़ा कंप्लीट होता ही तब है जब उसमें स्वास्तिक होता है, उसमें घंटा, शंख, उसमें चांद और सूरज, ये मोटिव्स होते हैं और ये उसकी संपूर्णता को दर्शाते हैं। तो और जो उसमें पोल्का डॉट्स हैं हमने उसको बेस बनाया। पोल्का डॉट से क्या होता है कि उसमें पिछौड़े का फील तो आता है बट वो एक्शन में पिछौड़ा है नहीं, तो ताकि किसी की भावना भी आहत ना हो और पिछौड़ा एक ट्रेंडी
हमारा जो है एक परिधान बने और लोग उसको पहनना, बच्चे जो हैं आज की जनरेशन जो है उसको कहीं ना कहीं उसको साथ अपने को रिलेट कर पाए और उसे पहने, और जब वो पहनेगी तब वो जो है बचा शादियों में जो मैरिड नहीं होंगी लड़कियां वो भी पहन सकती हैं और बाकी जो मैरिड हैं वो प्रॉपर पिछौड़ा पहन सकती हैं। तो आपने दोनों ऑप्शंस उनको दिए। और साथ में अभी जो हम लोग जो हमने अभी एक काम किया है, हमने इसको एज अ सोवेनियर, जैसे क्योंकि आपने देखा उत्तराखंड हमारा जो है संस्कृति और पर्यटन दोनों हमारे बहुत रिच है, और हमारा जो सुख समृद्धि से रिलेटेड हम करते हैं, तो हमारा पिछौड़े को हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। उसके लिए हमने सोवेनियर टूरिज़्म जिसे कहते हैं, क्योंकि मैं एक टूरिज़्म स्टूडेंट भी रही हूँ और मेरी जो MBA इन टूरिज़्म मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि हमारा जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है वो अपने साथ क्या लेके जाता है यहाँ से, क्योंकि हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारा पूरा उत्तराखंड है बहुत ही कल्चरली बहुत हम लोग रिच हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब लोगों को सोवेनियर अवेलेबल नहीं होते, मतलब जो अवेलेबल है बहुत लिमिटेड है उसकी संख्या, तो उसमें अगर हम उनको ऑप्शंस देंगे तो हमारे यहाँ से जो पर्यटक हैं वो अपने साथ एक कुछ यादें भी सजो के यहाँ से लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमने मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी, ये पोटली बैग्स हैं, ये हमने अभी ये पोटली बैग्स हैं, ये हमने बनाए हैं, और साथ में हमने ये थालपोश हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। ये कुछ पर्सेस हैं हमने बनाए, और ये स्पेशली मैं बताना चाहूँगी ये स्कार्फ है। जैसे अभी तक किसी ने स्कार्फ बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, क्योंकि इसको हमने वेलवेट के साथ बनाया है। ये जैसे आप देखेंगे पीछे इसका वेलवेट है, तो वेलवेट के साथ स्कार्फ से ये होता है कि आप इसको इजीली कैरी भी कर सकते हैं, और ये इतना छोटा है तो आप इसको आराम से एज अ सोवेनियर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ में हमने ये थालपोश के पिछौड़ी में ही ये डिज़ाइंस हमने कुछ निकाले हैं, और ये भी हमारा एक हमने देवी आसन की तरह या थालपोश की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक यहाँ पर चुन्नी, जो कि जब धार्मिक स्थल में जाते हैं, हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा होती है, तो उस टाइम पे हम लोग जो जैसे हम दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हम इसको एज अ चढ़ावा भी हम इसको चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने थोड़ा सा इसको लोग कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो उसको भी कोशिश किया इनकॉर्पोरेट करने की, ताकि जो है यहाँ का जो रोज़गार है, जो हमारे इस पे काम करने वाले हैं जो पिछौड़े पे, तो उनको भी एक रेगुलर रोज़गार उनको मिलता रहे, क्योंकि सिर्फ पिछौड़े तक जैसे बताया मैंने शादी ब्याहों तक सीमित था। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम उनको एज अ सोवेनियर भी बनाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक रेगुलर इनकम भी चलेगा, और हमारा प्रदेश में जो है एक सोवेनियर टूरिज्म को भी काफ़ी उससे बूस्टअप मिलेगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छी पहल है ये आपकी कि पिछौड़ा ही नहीं बल्कि उसी का जो पैटर्न है उसको आपने दूसरी चीज़ों में भी शामिल करा, और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड से बाहर जाएगा तो सोवेनियर के तौर पर इन चीज़ों को भी अपने साथ दूसरे लोगों को भी देता जाएगा। हाँ जी। मंजू जी, जानना चाहेंगे इस पूरी जर्नी के दौरान, और आगे भी आप लगातार काम कर रही हैं और आगे भी आप नए उत्पाद लाने की कोशिश कर रही हैं, तो इस पूरी जर्नी के दौरान किस तरह का सपोर्ट आपको आपके फैमिली से मिला, फ्रेंड्स से मिला, तो कितना उन लोगों ने कितना इजी आपकी ये पूरी जर्नी को बनाया? सपोर्ट तो मुझे काफ़ी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन से लेके उसमें जब मेरे को एक्सपोजर के लिए बाहर निकलना पड़ा तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था। इनफैक्ट मेरी बिटिया है, बहुत छोटी है, और वो बड़ा प्राउड फील करती है कि मेरी मम्मा जो है कल्चर के लिए काम कर रही हैं। तो बहुत सपोर्टिव मेरा एनवायरनमेंट रहा है, सभी ने बहुत, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ तो सब उसमें बढ़ चढ़ के जो है हेल्प भी करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जो मैं काम कर रही हूँ। उनको अच्छा लगता है कि हाँ कल्चर के लिए कुछ काम कर रहे हैं ये, तो इसको आगे जो है तो मुझे पूरा फैमिली का एंड फ्रेंड्स का सबका अच्छा सपोर्ट मिला है। और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, जब वो देखते हैं कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं तो वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारी बहुत होती है उससे। तो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स तो उसी तरह से, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो जब देखते हैं कि ऑनलाइन ये सब चीज़ें अवेलेबल हमारे लिए हैं तो बाकी जिनको नहीं पता उनको भी बताते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। बिल्कुल मंजू जी, और भविष्य में आप और किस तरह के उत्पाद मार्केट में लाने की सोच रही हैं जिससे उत्तराखंड की कला, संस्कृति, परंपराएं, तमाम चीज़ें आगे बढ़ती रहें इसी तरह? अभी हम लोगों ने एक गिफ्ट पैक हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी वो पाइपलाइन में है और उस पर एक हमारी टीम काम कर रही है। तो अभी हमारा यही है कि इसको पहली बार तो हम लोग उसको पिछौड़े के साथ साथ जो है एज अ सोवेनियर टूरिज़्म हम इसको वोकल फॉर लोकल उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि ये हर कोई इसको ख़रीद सके और इसको इतना इकोनॉमिकल बनाए हम कि हर किसी के घर में जो यहाँ से जा रहा है बाहर, उत्तराखंड के बाहर भी जो लोग रहते हैं वो अपने साथ इसको अपने साथ रखें, सजो के रखें, और तभी
भी आगे जो है हम लोग इसी पे और उसी तरह का हम लोग काम कर रहे हैं, और भविष्य में भी हम लोग नए नए प्रोडक्ट लाते रहेंगे, और हमारी टीम जो है इसी में दिन रात हम लोग लगे रहते हैं। यही बिल्कुल मंजू जी, और आपका स्टार्टअप आज बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान बनकर उभर रहा है कहीं ना कहीं, अगर मैं ये चीज़ कहूँ। जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? जिस तरह से आपने एक व्यवसाय की शुरुआत की और एक बहुत अच्छा आपने उत्पाद चुना जिसको आप एक राष्ट्रीय मंच पर आप लेकर आई हैं, ऐसे जो दूसरे लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो भी कोई स्टार्टअप करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। मार्केट को रिसर्च करिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत स्कोप है, बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मुझे पूरा 1 साल तो सिर्फ इसका चिंतन मनन में लग गया। तो पूरे अच्छी तैयारी के साथ आप कुछ भी शुरू करिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे कुछ चीज़ की शुरुआत करते हैं और लोगों तक वो पहुंचती है, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और आपके काम को सराहना के साथ साथ आपको हौसला अफजाई तो वो देते ही हैं। आपका प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल कराने की कोशिश करें, और जितना हो सके अपना स्टेप वन स्टेप एक एट अ टाइम, इस तरह से आप काम करिए। एकदम से पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको भी बूस्टअप मिलेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप जो है जो भी करें पूरे निष्ठा के साथ करिए, और जब आप अच्छा कुछ करते हैं तो लोग ज़रूर आपसे जुड़ते हैं और आपके काम को पसंद भी किया जाता है। अगर आप अपना 100% देते हैं तो दूसरे लोग भी उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, कुछ भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, और धीरे धीरे मंजिलें अपने आप आसान होती रहती हैं। बिल्कुल, तो शुक्रिया आपका मंजू जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने अपना जो ये स्टार्टअप है इसके बारे में हम सभी को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ मंजू टमटा जी, जो स्टार्टअप के जरिए, वोकल फॉर लोकल के जरिए जो प्रधानमंत्री की मुहिम है उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।